हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। मैं पुष्पेंद्र यादव आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 26 से 27 जून को, उसके लिए मैं कंप्लीट लूसेंट एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये उस पीडीएफ का जो वीडियो है उसका एक्सप्लेनेशन है, और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में ही मिलेगी, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहाँ से उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये नोट्स को ले सकते हैं, और आप क्रिस्प फॉर्म में, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। चूँकि मैंने बोला कि ये लूसेंट का कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री है, इसके साथ में 2 बुक और हैं जिनको मैंने मिक्स करके उसका प्रॉपर क्रिस्प नोट्स तैयार किया है, और इसको आप पढ़िएगा। अगर आपको ये नोट्स अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। तो आज का जो सेशन है ये हमारा है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड कंप्लीट लूसेंट एंशिएंट हिस्ट्री, यूपी पीसीएस आरओ वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी पेट एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद फिलोसोफर बाबा। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत। तो पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। हम देखिए इसमें जो भी हम डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि वीडियो एग्ज़ाम में जो आता है वो आता है फैक्ट, यानी कि 1 लाइन। तो हम 1 लाइन के हिसाब से पढ़ेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम उन्हें ही देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो तांबे का पहली बार प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था ताम्रपाषाण युग में। नवपाषाण युग के बाद ये शुरू होता है, और इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ में तांबे के औजार भी उपयोग करने लग गया था। दूसरा बात करें कि लोथल जो है हड़प्पा के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो आपको ऑप्शन में देगा लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़, सिकंदरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी 1955 से 60 के बीच में। और हड़प्पा, अगर हम और इनकी बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से हमें एक डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसको बनाने के लिए जिस तकनीकी का प्रयोग होता था उस तकनीकी को हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक। इस तकनीक के द्वारा ही डांसिंग गर्ल की प्रतिमा बनाई जाती थी जो कांसे की थी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा है। हड़प्पा संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसकी मोहर और टेराकोटा कला पर हमें गाय की प्रतिमा देखने को नहीं मिलती, गाय का चित्र देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें तो जो धौलावीरा है, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा काल का ये एक ऐसा नगर है जहाँ पर ये 3 भागों में विभाजित है, जिसे हम धौलावीरा के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है, तो वो है पाटलिपुत्र। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। और सिंधु लोग जो थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, ये कपास का उत्पादन करने वाले प्रथम थे। और लोथल की खुदाई करने वाले कौन थे? SR राव, यानी कि रंगनाथ राव, जिन्होंने 1955 से 60 के बीच में इसकी खोज की थी। और घोड़े की अस्थियों का अवशेष अगर हमें देखने को मिलता है, अगर पूछा जाए आपसे, तो ये देखने को मिलता है हमें सुरकोटदा में। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। नेक्स्ट चैप्टर, उपनयन समारोह का अर्थ क्या होता है? उपनयन समारोह का अर्थ होता है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराना। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। उपनिषद किस सिद्धांत पर बल देता है? तो वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। इंद्र की सर्वाधिक पूजा ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अपराध और अपराधी का जिक्र 3 ग्रंथों में देखने को मिलता है, उसके अलावा में कहीं देखने को नहीं मिलता है। वो है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा। यजुर्वेद का मूल पाठ जो है वो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ये आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण निम्न में से किसका मूल पाठ है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, तो गायत्री मंत्र जो समर्पित है वो सावित्री को। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन है। योग वेद जो होता है उपवेद नहीं है। वर्षा और चक्रवात के देव इंद्र हैं। अगला चैप्टर, जैन एवं बौद्ध धर्म। जैन एवं बौद्ध धर्म की बात करें तो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों की बात की जाए अगर, तो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है अहिंसा। बाकी क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य है इसे महावीर द्वारा जोड़ा गया था, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक सिद्धांत महावीर द्वारा जोड़ा गया, तो वो है
ब्रह्मचर्य। निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में पहला उपदेश दिया था सारनाथ में गौतम बुद्ध ने। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध ने किस मुद्रा में अपना पहला उपदेश दिया था, तो वो दिया था धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है। कुशीनगर वो स्थान है जहाँ पर बुद्ध की 200 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की बात हुई थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महाबोधि मंदिर समूह एक ऐसा समूह है जिसे बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। 3 फोल्ड बास्केट किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन में 3 फोल्ड बास्केट या त्रिपिटक के नाम से पूछा जा सकता है। तो यह है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। ये संबंधित किससे हैं? बौद्धों से। ये किससे संबंधित हैं? बौद्धों से। बोध गया क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बोध गया इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य का अर्थ क्या होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। त्रिरत्न क्या है जैन धर्म के? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये हो गया हमारे शुरुआत के कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं साम्राज्य की। अब देखिए महाजनपद आप सभी जानते हैं कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। मगध था, है ना। और अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य है, इसलिए हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से हमें बौद्ध 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो आप लोगों को पता है कि जैन प्लस बौद्ध, अभी हमने ऊपर की वीडियो में देखा, तो ऊपर जो हमने देखा कि जैन प्लस बौद्ध, तो जैन प्लस बौद्ध में कहाँ? तो बौद्ध में हमें देखने को मिलता है बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र जैन साहित्य में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो 16 महाजनपद कौन है? काशी, अंग, कौशल, वत्स, मगध, वज्जी, मल्ल, मत्स्य, कुरु, चेदी, अश्मक, शूरसेन, अवंती, पांचाल, गांधार, कंबोज। ये हमारे 16 महाजनपद हैं। तो इसमें हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बना और साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। तो अथर्ववेद जो है, यहाँ पर हमें मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। वह वसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता था, यानी कि वो वसु का पुत्र और जरासंध का पिता था। अब हम मगध वंश की बात करें, मगध साम्राज्य की, तो संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। सबसे पहला वंश आएगा इसमें मगध साम्राज्य में, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और ये किस ईयर में थे? तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व में। और ये हर्यक वंश के संस्थापक थे और महात्मा बुद्ध के मित्र एवं संरक्षक थे ये। और इनकी राजधानी थी राजगृह। धर्म इन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म और इन्होंने 3 विवाह किए थे। और 3 विवाह के माध्यम से इन्होंने अपनी जो है राज्य एवं विस्तार की नीति शुरू की थी और वैवाहिक संबंधों से ही उसने अपनी स्थिति मजबूत की थी। और उसने 3 विवाह किए। तो पहला विवाह किया उसने प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, चेटक की पुत्री चेल्लना जो वैशाली से हैं, मध्य देश की राजधानी राजकुमारी क्षेमा से। उसके बाद जीवक इनका राजवैद्य था, महात्मा बुद्ध की सेवा में इन्होंने भेजा था। और दूसरा अवंती के राजा प्रद्योत, जिन्हें पांडु रोग यानी पीलिया हो गया था, उस समय उसको पांडु रोग बोला जाता था, उनकी सेवा में इन्होंने जीवक को भेजा था, अपने राजवैद्य को। आप यहाँ पर देखेंगे कि हर्यक वंश में जो भी उत्तराधिकारी हुआ है, जो भी शासक बना है, राजा बना है, उसने अपने पिता की हत्या करके ही शासन को अपने हाथ में लिया है। तो इसलिए इस वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। ये हमने लिखा है साइड में, इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इनका जो पुत्र है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और वो उस गद्दी पर बैठा। और इसने जैन धर्म में पूर्ण विश्वास करता था। इसका उपनाम कुणिक था। उसके बाद अजातशत्रु का जो पुत्र था उदायीन ने अजातशत्रु की हत्या करी और इसने क्या किया? पाटलीग्राम की स्थापना की और जैन धर्म का अनुयायी बना। और इस वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जो कि उदायीन का पुत्र था और जिसकी हत्या की थी शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने इसकी हत्या करते ही इसका अपने नए वंश की स्थापना करी, जिसे हम जानते हैं शिशुनाग वंश के नाम से। और शिशुनाग वंश का संस्थापक, जैसा कि आप जानते हैं कि शिशुनाग है और इसकी राजधानी जो है वैशाली है। और इनके पुत्र हैं कालाशोक,
इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र बनाया और अंतिम राजा है इस वंश का नंदीवर्धन। इसमें केवल इतना ही जानना है, हमें केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था और ये सिकंदर का समकालीन था और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसको हराया गया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम था मौर्य वंश। अगर हम महापद्मनंद की बात करें तो इसने कलिंग को मगध में मिलाया था और विजय स्मारक के रूप में वो कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था और उसने अपने आप को क्या कहा था, एक राट की उपाधि ली थी। इसने अपने आप को एक राट कहा था। घनानंद की बात करें तो ये इस वंश का अंतिम शासक और सिकंदर का समकालीन, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना करी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम देखेंगे, मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। राजगद्दी पर बैठे ये 322 ईसा पूर्व में। इन्होंने जैन धर्म का पालन किया। अन्य नाम इनके हैं सैंड्रो कोट्स, विलियम जोन्स ने पहली बार कहा है, और जस्टिन ने। और जस्टिन कहते हैं कि ये सिकंदर से भेंट भी इन्होंने की थी। एंड्रू कोट्स एरियन एवं प्लूटार्क ने कहा है। वृषल और कुलहीन मुद्रा राक्षस में इनका मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है और इसकी टीका लिखी है धुड़ीराज ने। तो वृषल और कुलहीन हमें यहाँ देखने को मिलता है। शूद्र हमें बृहद कथा मंजरी जिसे क्षेमेंद्र ने लिखा है और कथा सरित सागर सोमदेव, इनकी पुस्तकों में हमें शूद्र वर्णन मिलता है। और अन्य ग्रंथों में हमें राजपूत से संबंधित इनको माना गया है। महाबोधि वंश बौद्ध ग्रंथ में और मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र माना गया है परिशिष्ट वर्मन जैन ग्रंथ में। अब हम बात करते हैं चाणक्य की सहायता से इन्होंने मगध जीता। चाणक्य का नाम दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। इन्होंने अर्थशास्त्र की किताब लिखी। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अर्थशास्त्र की किताब जो लिखी है ये इकोनॉमिक्स पे होगी, तो इकोनॉमिक्स पे नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस पे है। तो ये राजनीति पर लिखी किताब है। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जिसे हम सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सप्तांग सिद्धांत में बताया गया है कि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए हमें 7 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। वो हमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये एपियानस द्वारा लिखा गया है और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज आया था इनके शासनकाल में, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्लेलिया से इन्होंने विवाह किया और निकेटर ने इनको दहेज में काबुल, कांधार, हेरात और मकरान दिए और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में इनको सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। यहाँ पे शिक्षा लिख गया है, ये होगा दीक्षा, जैन धर्म की दीक्षा ली। श्रवण बेल गोला में उपवास से मृत्यु हुई थी। जैन धर्म में एक पद्धति है संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति में उपवास के द्वारा मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। तो इन्होंने उपवास से मृत्यु का वर्ण किया था और श्रवण बेल गोला जो है कर्नाटक में है। उसके बाद बिंदुसार की बात करें, इनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार का अन्य नाम था अमित्र घाट और सिंह सेन। जैन ग्रंथ में इसका वर्णन देखने को मिलता है भद्रसार वायु पुराण में। और डायमेकस सीरियन राजा एंटियोकस द्वारा, है ना, डायमेकस राजदूत था। ये सीरियन राजा एंटियोकस द्वारा भेजा गया था। उसके बाद विद्रोह जो हुआ था तक्षशिला में, उस विद्रोह को रोकने के लिए इन्होंने सुसीम और अशोक को भेजा था। सुसीम के बाद अशोक गए थे। अशोक ने जो है सीरियन राजा एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक मांगे थे, लेकिन ये जो शासक थे इन्होंने क्या किया था, दार्शनिक देने से मना कर दिया था, सिर्फ मदिरा और सूखे अंजीर दिया था। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इन्होंने में से क्या नहीं मिला, तो दार्शनिक नहीं मिला था। अब हम बात करते हैं सबसे महान राजा मौर्य वंश का अशोक की। तो अशोक जो है 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इनकी माता शुभदांगी थी। दिव्यावदान में ऐसा वर्णन मिलता है। राजा बनने से पूर्व ये अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में इनका नाम अशोकवर्धन मिलता है और अशोक नाम हमें मास्की और गुर्जरा के अभिलेख में देखने को मिलता है। मास्की और गुर्जरा के अभिलेख में हमें अशोक नाम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने किस वर्ष में क्या किया। तो अभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि अगर हम बात करें अभिषेक के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। तो ये जो आक्रमण हुआ है ये 261 ईसा पूर्व में हुआ है और इस घटना का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो 13वें शिलालेख में हमें इस घटना का उल्लेख देखने को मिलता है। 10वें वर्ष में ये बोधगया गए थे। 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी और बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने उपगुप्त से ली, जिसका वर्णन हमें दिव्यावदान में देखने को मिलता है। निग्रोध दीपवंश महावंश में आजीविकों को रहने के लिए बराबर पहाड़ी पर 4 गुफा का निर्माण करवाया था। इन गुफाओं का नाम है कर्ण, चोपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। इनकी अभिलेख की जो भाषा है वो भाषा है ब्राह्मी, खरोष्ठी,
ग्रीक, अरमाइक। तो खरोष्टी हमें उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ग्रीक और अरमाइक हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। शिलालेख की बात करें तो इनके 14 शिलालेख हैं। इन 14 शिलालेखों में इन्होंने इनके कुछ विषय है, तो हम आपसे पूछा जा सकता है कि इनके किस शिलालेख में किस विषय की बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको याद करना है, जितना हो सके आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले शिलालेख में हमें जो देखने को मिलता है वो है पशुवध निषेध। दूसरे शिलालेख में विदेशों में धम्म प्रचार एवं मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख। तीसरा शिलालेख क्या कहता है? राजयुक्त एवं युक्त की नियुक्ति एवं अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह। चौथे शिलालेख में है धम्म घोष का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन। पाँचवें में है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठे में है जन मामले को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधार। सातवें में है अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। उसके बाद 8वें में है यात्रा का उल्लेख, बोधगया बिहार यात्रा की जगह धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया। 9वें में है सच्चे विधानों एवं शिष्टाचार का वर्णन। 10वें में है अशोक के उद्यम का लक्ष्य धम्म आचरण की श्रेष्ठता घोषित। 11वें में है धम्म के तत्वों का प्रकाशन। 12वें शिलालेख में है धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। 13वें में है कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा। विदेशों में धम्म प्रचार। 5 विदेशी राज्यों की चर्चा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है 13वें शिलालेख में। 14वें शिलालेख में हमें पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन और अशोक के साम्राज्य को महाल के विजेते की संज्ञा दी गई है 14वें शिलालेख में। अगर अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेख जो है 5 भागों में विभाजित हैं। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख। तो इनके स्तंभलेखों की बात की जाए तो ये 7 हैं और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए थे। रामपुरवा, दिल्ली टोपरा, मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, मोर का चित्र यहीं देखने को मिला, लौरिया अरेराज, कौशाम्बी, प्रयाग। शीर्ष अधिकारी की बात करें तो जो तीर्थ है या महामात्र, इनकी संख्या 18 है अर्थशास्त्र के अनुसार। पालनाध्यक्ष कौन थे? वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष कौन है? कृषि विभाग का अधिकारी। अच्छपट्टलीक कौन है? महालेखाकार। पौतवाध्यक्ष कौन है? माप तौल का अधिकारी। पत्तानाध्यक्ष कौन है? बंदरगाहों का अध्यक्ष। उसके बाद न्यायालय की बात करा जाए तो इनके यहाँ 2 प्रकार के न्यायालय देखने को मिलते हैं, जिसे हम फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय के नाम से जानते हैं। फौजदारी न्यायालय को कहते हैं कंटक शोधन और दीवानी न्यायालय को कहते हैं धर्मस्थीय। अशोक के प्रमुख अधिकारी की बात किया जाए तो समाहर्ता किसे कहते हैं, क्वेश्चन में पूछेगा। तो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, सन्निधाता, राजकीय कोषागार एवं भंडागार का संरक्षक, व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, धम्म महामात्र, समाज में सामंजस्य को बनाए रखने वाला, अंतः महामात्य, सीमावर्ती क्षेत्र धर्म प्रचार करने वाला, राजुक या रज्जुक, न्याय करने वाला, युत्तक, जिला राजस्व वसूली करने वाला, प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, महामात्या प्रसर्प, गुप्तचर विभाग का प्रधान। अंतिम शासक था इस वंश का बृहदत्त, जिसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग द्वारा। ये कट्टर ब्राह्मण था। अब हम बात करते हैं शुंग वंश और कर्ण वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। इसकी राजधानी जो थी विदिशा थी और इसने इंडो यूनानी मिनांडर को पराजित किया। 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और ये करवाया कि इसने पतंजलि। तो इससे पता चलता है कि जो समकालीन है पतंजलि वो है पुष्यमित्र शुंग के। और भरहुत स्तूप का निर्माण भी करवाया था इसने। और अंतिम शासक था इस वंश का देवभूति, जिसकी हत्या वासुदेव द्वारा हो गई थी। और कर्ण वंश का संस्थापक था वासुदेव, उसने कर्ण वंश की स्थापना करी। और कर्ण वंश का अंतिम राजा जो था सुशर्मा था और इसको हटाकर राजगद्दी पर कौन बैठे? सातवाहन। और सातवाहन का संस्थापक सिमुख। तो सातवाहन वंश की बात करें तो इस वंश को हम आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं। संस्थापक हैं शिमुख और ये बैठे कब? 60वीं ईसा पूर्व में, है ना। और इसने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस वंश की स्थापना की। और इनकी जो राजधानी है वो है गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान, यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगर प्रमुख शासक की बात किया जाए तो पहले तो सिमुख हो गए और दूसरे शासक की बात किया जाए तो सातकर्णी प्रथम। ये महान शासक हैं इस वंश के। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और 1 राजसूय यज्ञ। चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति देखने को मिलती है। इन्होंने दक्षिणा पथ का स्वामी उपाधि धारण की थी। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि आपसे एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा अगर वीडियो में, तो उपाधियों से क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी आयोग का। तो दक्षिणा पथ का स्वामी उपाधि धारण करने वाला कौन था? सातकर्णी प्रथम। नाना घाट शिलालेख में इसकी उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि नाना घाट शिलालेख में हमें किसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, तो सातकर्णी प्रथम की। अगले शासक है हाल प्रथम। इनको 17वां शासक बोला जाता है इस वंश का। इन्होंने गाथा सप्तशती या गाथा हा सप्त सही की रचना की, जिसमें 700 श्लोक हैं। उसके बाद इन गुणाढ़ का निवास था
हाल के दरबार में ही गुणाढ़ निवास करते थे, जिन्होंने वृहत कथा कोश की रचना की थी। अगले शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम। तो सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमीपुत्र के समय में हुआ और छहरात वंश का नाश किया था इन्होंने, क्योंकि इनके जो शत्रु नहपान थे वो इसी वंश से संबंधित थे। उसके बाद शकों से मालवा और काठियावाड़ छीना और नासिक अभिलेख में इनके जो है विजय का वर्णन देखने को मिलता है। और नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख मिलता है और गौतमीपुत्र जो थी इनकी माता थी। और ऐसा ये देखा जाता है कि सातवाहन वंश एक ऐसा वंश है जिसमें स्त्रियां सर्वोच्च सत्ता पर स्थापित, यानी कि स्त्रियों का सम्मान काफ़ी अच्छा था, इसलिए इनके यहाँ पे देखोगे इनके नाम से पहले माता का नाम है। उसके बाद है अगले शासक यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम। तो ये अंतिम शक्तिशाली शासक है इस वंश के। इनके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज अंकित है। अंतिम शासक है पुलवामी चतुर्थ। अगला वंश है चेदी वंश। तो चेदी वंश जो है कलिंग है ना। संस्थापक है महामेघवाहन। प्रसिद्ध शासक है खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना। और जैन धर्म को खारवेल ने हराया था, चोलचेर पांडे को पराजित किया और जैन धर्म को जो इन्होंने क्या किया था, संरक्षण भी दिया था। और इन्होंने उनके संतों को रहने के लिए उदयगिरी गुफा का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं मध्य एशिया से भारत का संपर्क। तो पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आई कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की और इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पहलों तथा कुषाणों का हमला हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से आने का क्रम है, तो पहले आए हिंद यूनानी और उसके बाद आए शक, फिर पहलो, फिर कुषाण। तो पहला आक्रमण किया डिमेट्रियस प्रथम ने, जो कि थे बैक्ट्रिया का शासक। इन्होंने कब्जा किया पश्चिमोत्तर भारत पर, सिंध, अफगानिस्तान, पंजाब। इनकी राजधानी थी शाकल जो है सियालकोट में। प्रसिद्ध शासक हैं मिनांदर या मिलिंद और बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्होंने ली नागसेन से। और मिलिंद पन्हो जो है, मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद इसमें हुआ है। और मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि मिलिंद पन्हो का अर्थ क्या है, तो मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद व नागसेन के मध्य संवाद हमें देखने को मिलता है कहाँ, तो ऑप्शन में देगा तो आपको मिलिंद पन्हो टिक करना है। यह क्वेश्चन देगा कि मिलिंद पन्हो में मिलिंद व जिनके बीच संवाद हुआ है वो कौन थे, बौद्ध गुरु। तो नागसेन थे, नागार्जुन थे, क्या थे, तो नागसेन पे आप क्लिक करिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी यूपी पीसीएस के पेपर में पूछा गया है। सोने के जो सिक्के थे वो सबसे पहले हिंदू यूनानी द्वारा जारी किए गए थे, सबसे पहले भारत में, है ना। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला चलाई जो कि हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से जानी जाती है। और भारत में गांधार कला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पर तपस्या रूप बुद्ध को दिखाया गया है। शकों की 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा है अफगानिस्तान, फिर पंजाब, राजधानी तक्षशिला, मथुरा, पश्चिम भारत, ऊपरी दक्कन। शकों को खदेड़ा उज्जैन के एक राजा ने, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत चलाया क्योंकि उसने शकों पर विजय की थी। तो शकों पर विजय से आरंभ से 57 ईसा पूर्व में चालू हुआ विक्रम संवत। प्रतापी राजा जो है रुद्रादमन प्रथम है गुजरात। इन्होंने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की झील का जीर्णोद्धार किया, जिसे हम सुदर्शन झील के नाम से जानते हैं। मौर्य काल में निर्मित है, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और ये संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसने जोनागढ़ अभिलेख, विशुद्ध संस्कृत भाषा का वर्णन हमें देखने को मिलता है और ये पहला लंबा अभिलेख है। क्षत्रप, शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक को क्षत्रप कहते हैं। पहलव या पार्थियाई की बात करें तो इनका वास स्थान जो है वो है ईरान। प्रसिद्ध राजा हैं गोंडो फर्निस। संत टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया इन्हीं के समय में। और गोंडो फर्निस जो है उसके शासनकाल का एक अभिलेख तफ्ते बही पेशावर से प्राप्त है, जो कि गोंडो फर्निस के समय का है। कुषाणों की बात करें तो ये यूची व तोखारी कहलाते थे। ये एक कबीला है, ये 5 कुल में बटा था और कुषाण उन कबीलों में से एक है। संस्थापक है कुजुल कडफिसेस। यह भारत में कुषाण वंश का संस्थापक है। इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। और विम कडफिसेस दूसरे शासक हैं। इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिनकी जो शुद्धता है वो गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्कों से अच्छी है। और ये इनके जो सिक्के हैं वहाँ पर हमें शिव नदी और त्रिशूल की आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये शैव थे। विम कडफिसेस। कनिष्क की बात करें तो ये महान शासक थे। कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया, जो उसके राज्यारोहण की तिथि है। और शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। राजधानियां इनकी पुरुषपुर यानी पेशावर और मथुरा थी। बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया था कनिष्क ने। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है। कनिष्क का रवतक अभिलेख जो है नगरों की चर्चा करता है। वो नगर कौन है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। महान व्यक्ति कौन कौन हुए इनके समय में? तो अश्वमेघ राजकवि, अश्वघोष राजकवि, नागार्जुन
जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी तुलना जो है मार्टिन लूथर से की गई है। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध कृति जो है माध्यमिक सूत्र है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नागार्जुन का माध्यमिक कृति कौन है? तो माध्यमिक सूत्र है ना। और आइंस्टीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चरक राजवैद्य हैं, चरक संहिता लिखी थी इन्होंने। उसके बाद वसुमित्र जो है, वसुमित्र जो है महाविभाष शास्त्र की रचना करी है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है इसे। उसके अभिलेखों में उसे देवपुत्र शाही शाहानुशाही कहा गया है। और चीनी जनरल पेन चौवा को हराया। महायान शाखा का अनुयायी था और अंतिम शासक थे वासुदेव। और पुरुषपुर विशाल स्तूप निर्माण करवाया था इन्होंने पुरुषपुर में। अब हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। तो गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। गुप्ता साम्राज्य का जो समय है, जो काल है, उस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो प्रारंभिक शासक थे श्रीगुप्त और ये संस्थापक भी थे गुप्त वंश के। और इन्होंने आदि राज की उपाधि ग्रहण की, जो कि पूना ताम्रपत्राभिलेख में जिसकी जानकारी मिलती है। घटोत्कच गुप्त इनका पुत्र था, पुत्र एवं उत्तराधिकारी। सबसे महान शासकों की बात किया जाए गुप्त साम्राज्य में तो चंद्रगुप्त प्रथम पहला प्रसिद्ध राजा। एक तो चंद्रगुप्त थे, वो मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त प्रथम है। तो पहला प्रसिद्ध राजा है। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया। अगले शासक है समुद्रगुप्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये विष्णु उपासक थे, संगीत प्रेमी थे। संगीत प्रेमी होने का जो अनुमान है वो सिक्कों पर वीणा वादन का जो चित्र अंकन है उससे पता चलता है। इनकी उपाधियां भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत और कविराज कहा जाता है। और आर्यवर्त के 7 और दक्षिण के 12 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। इनके दरबारी कवि हरिशेण थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देवगुप्त सांची के अभिलेख से पता चलता है। और सांची के अभिलेख में देवराज की भी उपाधि की जानकारी मिलती है। इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, शकों को हराया। फाहयान इन्हीं के शासनकाल में आया। और राजकवि जो है शाब है इनका। और देवगुप्त जो है इसकी जो जानकारी हमें जो है प्रवर सेन के अभिलेख से देखने को मिलती है। देवगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें प्रवर सेन के अभिलेख से देखने को मिलती है। यानी कि प्रवर सेन के अभिलेख से हमें देवगुप्त की उपाधि और सांची के अभिलेख से देवराज की उपाधि की जानकारी मिलती है। नवरत्न की बात की जाए तो कालिदास महाकवि, धन्वंतरी चिकित्सक, वराहमिहिर विज्ञानी, अमर सिंह कोशकार, शंकु वास्तुकार, छपड़क ज्योतिषी, वररुचि वैयाकरण, बेताल भट्ट जादूकर, घटकरपर कूटनीतिज्ञ थे। कुमारगुप्त प्रथम की बात किया जाए तो कुमारगुप्त प्रथम जो है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त वर्णन है इनके बारे में। सर्वाधिक अभिलेख 18 हैं। तुमुन शरतकालीन सूर्य कहा जाता है इनको। उपाधियां हैं इनकी व्याघ्र बल पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजीत महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र। स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की बख्तियार खिलजी नष्ट कर दिया था। इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। स्कंदगुप्त अग्रय शासक है, इनकी उपाधि है क्रमादित्य। उहड़ों का प्रथम आक्रमण इन्हीं के शासनकाल में हुआ, भीतरी अभिलेख में, जो कि गाजीपुर में है, इससे जानकारी मिलती है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त है इनकी इस वंश का। समुद्रगुप्त के पदाधिकारी की बात किया जाए तो संधि विग्रह कहते थे, संधि और युद्ध का मंत्री। कुमारामात्य सबसे बड़े अधिकारी गुप्त साम्राज्य के कहलाते थे। खाद्य पाकिका राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष, महादंड नायक न्यायाधीश, ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाला। चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी की बात किया जाए तो उपरिक्त प्रांत का राज्यपाल, कुमारामात्य प्रशासनिक अधिकारी, दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान, महादंड नायक मुख्य न्यायाधीश, बलाधिकृत सैन्यकोष का अधिकारी, महाप्रतिहार मुख्य दौबारी। गुप्तोत्तर की काल की बात किया जाए तो गुप्तोत्तर काल 6वीं शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य पूर्णतः विभक्त हो गया और उत्तर भारत फिर अनेक राज्यों में बटा। इसमें निम्नलिखित 3 शक्तियों का प्रमुख प्रादुर्भाव हुआ। वल्लभी के मात्रक वंश, पंजाब में हुड़ों का शासन, कन्नौज में मौखरी वंश और मालवा में यशोवर्मन। तो वर्धन राजवंश जो है पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति हैं। राजधानी थानेश्वर या थानेसर है, हरियाणा का अंबाला जिला। वास्तविक संस्थापक हैं इनके 3 पुत्र हुए पुष्यभूति के। पुष्यभूति के नहीं, पुष्यभूति का जो वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन है, जिसकी उपाधि है परम भट्टारक और महाराजा धीराज। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें हुई, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन 2 पुत्र, राजश्री इनकी पुत्री। तो राज्यवर्धन अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा था और
राजश्री का जो विवाह हुआ था वो मैखुरी नरेश ग्रहवर्मन से हुआ था, जिसकी हत्या देवगुप्त द्वारा की गई थी। और जब राजवर्धन गद्दी पर बैठे तो राजवर्धन ने क्या किया, गौड़ शासक राजवर्धन ने अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे और इसी समय मालवा नरेश देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, जो कि कौन थे, राजश्री के पति थे। और राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन देवगुप्त के जो मित्र थे गौड़ शासक शशांक, उन्होंने हत्या कर दी राजवर्धन की। और शशांक जो थे कट्टर शैव शासक थे, इन्होंने बोधि वृक्ष कटवाया था। और फिर बैठे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का शक्तिशाली और यशस्वी सम्राट था। वो मात्र 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा और उसने अपने को राजपुत्र कहता था और स्वयं अपना नाम शीलादित्य रखा और परम भट्टारक की उपाधि ग्रहण की। और उसने क्या किया, दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाला। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जहां से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। हर्ष को पूर्वी भारत में गौड़ देश के शैव राजा शशांक से मुकाबला करना पड़ा। 619 ईसा पूर्व में शशांक की मृत्यु हुई, तब यह शत्रुता समाप्त हुई। और ह्वेनसांग इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। और इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट थे दरबारी कवि। हर्षचरित कादंबरी देवगुप्त को पराजित किया। हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी बाणभट्ट ने। और ह्वेनसांग इनके सब समय में भारत आया। और हर्ष 5 वर्ष में महामोच परिषद का ये आयोजन करवाते थे। और ह्वेनसांग जो बैठा था वो 6वें महामोच परिषद में बैठा था, भाग लिया था उसने। और हर्षवर्धन ने जो रचना की है साहित्य की, तो उस रचना का नाम है प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद। और इनके दरबार में अनेक विद्वानों का निवास स्थान था इनका दरबार। तो इसमें जिनके जो राजकवि थे वो थे बाणभट्ट, मयूर और मातंग दीवार। और दक्षिण भारत का इतिहास की बात करें तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु और राजधानी थी कांची। इन्होंने धर्म वैष्णव का पालन किया था। और भारवी किरातार्जुनीयम के जो लेखक थे उन्होंने 10 कुमार चरितम भी लिखा। और ये किसके दरबार में थे, ये थे सिंह विष्णु के दरबार में पल्लव वंश में। प्रमुख शासक इनके हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, मत्तविलास प्रहसन, वास्तुकला मंडप शैली, महेंद्र शैली का प्रारंभ, जैन मतानुयायी, नैनार संत अपार से प्रभावित थे ये। और इन्होंने अपार से प्रभावित होकर के शैव धर्म अपनाया। नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी कोंडा की उपाधि धारण की, मामल्लपुरम नगर बसाया। महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर आए परमेश्वर वर्मन प्रथम, लोकादित्य की उपाधि धारण की और इन्होंने गणेश मंदिर बनवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय बैठे जब इन्होंने, तो इनके समय में दंडिन नामक विद्वान थे, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया कांची में। फिर बैठे नंदी वर्मन द्वितीय, मुक्तेश्वर वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कर मुक्तेश्वर की उपाधि ली और वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया। अंतिम शासक थे अपराजित इस वंश के। चालुक्य वंश बादामी यानी वातापी के चालुक्य को चालुक्य वंश कहा जाता था। इनके संस्थापक थे जय सिंह। इनके शासक जो थे पुलकेशिन प्रथम थे। बीजापुर के निकट वातापी या बादामी है ना, इनकी राजधानी थी। कीर्तिवर्मन प्रथम कदम्बों का नाश करने वाला और गोवा पर अधिकार किया। पुलकेशिन द्वितीय ये महान शासक थे। इन्होंने हर्ष के विजय अभियान को नर्मदा नदी के तट पर रोका। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्ष के विजय अभियान को नर्मदा नदी के तट पर रोकने वाला शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने एहोल अभिलेख लिखवाया जैन मतानुयाय रविकीर्ति से, है ना। और भाषा इनकी थी संस्कृत और लिपि थी ब्राह्मी। और कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया और अपनी सत्ता की स्थापना करी। फिर इसके बाद आए वेंगी के चालुक्य। तो वेंगी के जो चालुक्य है पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र को जीता और आंध्र को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दिया और इन्होंने वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। और इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं विजयादित्य, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय, विजयादित्य तृतीय, गुणक और भीम फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य की। तो इनकी स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने, राजधानी थी मान्यखेट। सोमेश्वर द्वितीय ने राजधानी बदली मान्यखेट से कल्याणी। महान शासक थे विक्रमादित्य 6 और कवि थे विल्हण। इन्होंने रचना की विक्रमांक देव चरित की। विज्ञानेश्वर थे, इन्होंने रचना की मिताक्षर की। सोमेश्वर तृतीय की बात किया जाए तो चालुक्य राज्य बिखरने लगा इनके शासनकाल में और इन्होंने रचना की थी अभिलाषी तर्प चिंतामणि की और इसे मानसोल्लास विश्वकोश के नाम से जाना जाता था। और इसी की वजह से जो है इसे सर्वज्ञ भी कहा जाता था। किसको? सोमेश्वर तृतीय को। और इसने रचना किसकी की थी? अभिलाषी तर्प चिंतामणि, जिसे मानसोल्लास विश्वकोश कहा जाता था। अगर हम बात करें एहोल की, तो एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 4 दर्शनीय होते हैं। लाड खान मंदिर,
हसी मल्ली गुडी मंदिर, दुर्गा मंदिर, मेघूती का जैन मंदिर, बादामी का मेला गित्ती शिवालय। तो ये आपने देखा एंसेंट हिस्ट्री का शॉर्ट से शॉर्ट क्रिस्प नोट्स है। और अगर आपको ये नोट्स अच्छा लगा है और आप इसको किसी भी आप टेस्ट सीरीज से मिलाइएगा या आप वीडियो का प्रीवियस ईयर भी देखेंगे तो आपको इससे देखने को मिलेगा कि आपको कई क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पीडीएफ से बहुत फ़ायदा होगा और इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी क्रिस्प जानकारी मिली होगी। और ये ल्यूसेंट और कई सारी बुक्स का निचोड़ है जिसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर आपको इससे अच्छा बेनिफिट हुआ है, कुछ लाभ हुआ है और आपकी तैयारी में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला पीडीएफ किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं उसके बारे में बताइएगा। मैं उसको प्रोवाइड कराने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। और हमारा टारगेट है 43 दिन बचे हैं हमारे पास, इस 43 दिन में पूरे जीएस को कंप्लीट करना और आपको यहाँ से ज़रूर बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।